हेलो फ्रेंड। लॉर्ड इरविन की डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा। यह घोषणा वर्ष 1929 रैमजे मैकडोनाल्ड की नवगठित श्रमिक लेबर सरकार से मंत्रणा के पश्चात की गई, जिसमें भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना बताया गया। इस घोषणा के बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में विवेचना निश्चित की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर सहमत समझौता नहीं करेगी। किंतु 1 वर्ष का समय बीत जाने पर भी सरकार ने जवाब नहीं दिया। जिसके फलस्वरूप दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस की इस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष पद दिए जाने पर सर्वसम्मति थी, लेकिन गांधी जी ने इसे नामंजूर कर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया था कि देश में समानांतर सरकारें स्थापित की जानी चाहिए, परंतु गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सका। अधिवेशन में पारित प्रस्ताव। लाहौर अधिवेशन में पारित प्रमुख प्रस्ताव। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट से घोषित औपनिवेशिक स्वराज के लक्ष्य को रद्द कर दिया गया और यह ऐलान किया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। गांधी जी को स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कहा गया। कांग्रेस जनों को आदेश दिया गया कि वे भविष्य में काउंसिल चुनावों में भाग न लें और काउंसिल के मौजूदा सदस्य अपने पदों से त्यागपत्र दे दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया गया कि वह जब और जहां चाहे आवश्यक प्रतिबंधों के साथ सविनय अवज्ञा तथा करबंदी कार्यक्रम प्रारंभ कर दे। रचनात्मक कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव पास किए गए एवं गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930। गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन के पश्चात अपने अगले कदम के रूप में यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित करके सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे पेश की तथा यह वादा किया यदि सरकार उन शर्तों को मान लेगी तो सत्याग्रह की चर्चा बंद कर दी जाएगी। इसके लिए गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे: पहला, रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैंस की जाए। दूसरा, लगान में 50% कमी की जाए। तीसरा, सिविल सर्विस की तनख्वाह आधी कर दी जाए। चौथा, फौजी खर्च में कम से कम 50% कमी की जाए। पांचवा, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं और विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाए। छठा, तटीय यातायात विधेयक पास किया जाए। सातवां, सीआईडी विभाग खत्म कर दिया जाए या उस पर सार्वजनिक नियंत्रण हो। आठवां, हिंदुस्तानियों को आत्मरक्षा के लिए अस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए। नौवां, नमक पर सरकारी इजारेदारी और नमक टैक्स को खत्म किया जाए। 10वां, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए। 11वां, उन सब राजनैतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर हत्या करने या हत्या के प्रयत्न का अभियोग नहीं है। गांधी जी की इन शर्तों से कांग्रेस जन भी हतप्रभ रह गए, क्योंकि इन मांगों में कहीं भी स्वराज की चर्चा नहीं थी, जो कि अब कांग्रेस का लक्ष्य था। वास्तव में गांधी जी ने सरकार को जनता के दृष्टि में गलत सिद्ध करने के लिए ऐसा किया था।
सरकार ने यह मांगे नहीं मानी। आंदोलन का प्रारंभ फरवरी 1930 में साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी ने अब सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुई। एक बार पुनः गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। आंदोलन के कार्यक्रम सविनय आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम नमक कानून का उल्लंघन, भू राजस्व लगान तथा अन्य करों का भुगतान न करना, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शन का आयोजन, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना, सरकारी सेवाओं में शामिल न होना, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों के पश्चात यह पदयात्रा 240 मील 375 किलोमीटर चलकर 5 अप्रैल को दांडी पहुंची। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके पश्चात पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजों के समर्थक एक समाचार पत्र स्टेट्समैन ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। इसी क्रम में तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक सत्याग्रह की यात्रा की। मालाबार में के कलप्पन ने कालीकट से पोयान्नूर तक की नमक यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में चलाया गया। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोआखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के संचालन के लिए मुख्यालय के रूप में शिविरम की स्थापना की गई। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के कारण जवाहरलाल नेहरू भी गिरफ्तार कर लिए गए। 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वे धरासना नमक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर रैयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान न अदा किए जाने, जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी न अदा किए जाने तथा मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किए जाने का आह्वान किया। आंदोलन का विकास गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात बंबई, कलकत्ता, सोलापुर, दिल्ली आदि शहरों में उनकी गिरफ्तारी का व्यापक विरोध हुआ। सोलापुर में हजारों मिल मजदूरों ने हड़ताल करके एक समानांतर सरकार कायम कर ली और एक सप्ताह तक शहर पर उनका कब्जा रहा। इसी तरह चटगांव एवं पेशावर में भी विभिन्न घटनाएं हुई। चटगांव में सूर्य सेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विप्लव किया। यद्यपि संघर्ष का यह तरीका गांधीवादी नहीं था, लेकिन क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार पर अधिकार करते समय गांधी जी का राज आ गया है कि नारे लगाए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां ने कांग्रेस तथा गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और पठानों के स्वभाव के विपरीत उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलने की सलाह दी। 23 अप्रैल को पेशावर में बादशाह खान तथा कुछ अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात भारी जन उभार आया। 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर पर जनता का शासन रहा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने इसी समय गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। इस आंदोलन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भाग लेने वाले लोगों में लगभग 92% मुसलमान थे, जिससे अंग्रेजों का यह भ्रम कि मुसलमान यह आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं टूट गया। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहयोग लेना पड़ा। उत्तर पश्चिमी प्रांत में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए सरकार ने गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ
टुकड़ियां पेशावर भेजी, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इनके विरुद्ध मुकदमा चला और काला पानी की सजा दे दी गई। धरासना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने किया। 21 मई 1930 को 2000 आंदोलनकारियों के साथ इन्होंने धरासना नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। यहाँ पर पुलिस ने आंदोलनकारियों का बहुत क्रूरता से दमन किया। उन्हें लोहे की मूठ लगी लाठियों से पीटा गया। धरासना के इस भयावह दमन दृश्य का उल्लेख न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने निम्न शब्दों में किया। संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में मारकाट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयावह दृश्य मैंने कभी नहीं देखा है। धरासना की क्रूरता का जन आंदोलन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। वडाला, बम्बई, सैनिक कट्टा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, बालासोर, पुरी, कटक के नमक कारखानों पर इस तरह के प्रदर्शन हुए। गुजरात के खेरा जिले के आनंद, बोरसद एवं नादियाद, सूरत जिले के बारदोली, भरूच के जंबूसर में कर अदा करने के मुद्दे को लेकर आंदोलन हुआ। लोगों ने भू राजस्व अदा करने से मना कर दिया और वह बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़े में चले गए और महीनों तक वहीं रहे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा। बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में तथा चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चलाया गया। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी ने किया। भागलपुर जिले का बिहपुर गांव इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। संयुक्त प्रांत में लगान न अदा करने का आंदोलन चला। यहाँ पर जमींदारों तथा किसानों से लगान न अदा करने का आह्वान किया गया था। रायबरेली तथा आगरा इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। असम में छात्रों ने कनिंघम सर्कुलर के विरोध में, जिसके अंतर्गत छात्रों एवं उनके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था, के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड के विरोधी आंदोलन चलाया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं कर्नाटक में कड़े वन नियमों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। प्रभात फेरियां निकाली गई। संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया। बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। रानी गौंडीनेल्यू उत्तर पूर्व की जनजातियों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा महिला गौंडीनेल्यू ने किया। उस समय इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। गौंडीनेल्यू ने ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष किया, लेकिन वर्ष 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। इन्हें इम्फाल जेल में रखा गया। यह स्वाधीनता संग्राम में सबसे अधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला बनी। देश स्वतंत्र होने पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इनको नागालैंड की जोन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। आंदोलन में जन भागीदारी। गांधी जी के आह्वान पर बहुत सी महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुईं। इन्होंने विदेशी कपड़े की दुकानों, शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों पर धरने दिए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सबसे अधिक बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सफल रहा। आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। छात्रों और बुद्धिजीवियों की वह भागीदारी नहीं रही जो असहयोग आंदोलन में रही थी। इसमें किसानों एवं व्यापारी वर्ग की भूमिका प्रबल रही। असहयोग आंदोलन के विपरीत इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी कम रही। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत इसका एक अपवाद रहा। इसके अलावा सेनहट्टा, त्रिपुरा, गायबंधा, बगुरा, नोआखाली में भी मुसलमानों ने भागीदारी की थी।
मुसलमानों की संख्या कम रहने के दो कारण थे। पहला, मुस्लिम नेताओं द्वारा मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने का निर्देश। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनी सांप्रदायिक नीति से मुसलमानों को पृथक रखना।